फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं, चाहे वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, चाहे वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, पेरेंट्रल्स हैं, हमने वो प्रिपरेशंस को किसी न किसी पैकेजिंग फॉर्म में ही पैकेट करके ही जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है। पैकेजिंग जो है तीन तरह की होती है, एक प्राइमरी पैकेजिंग, एक सेकेंडरी पैकेजिंग और एक टर्शरी पैकेजिंग। ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं, इसको जरा बस हम रिवाइज करेंगे। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग के अंदर साइंस और आर्ट्स दोनों शामिल होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने आर्टिस्टिकली उसका एक डिजाइन फॉर्मेट करना है, जिसके अंदर जो है डिजाइन के अंदर ग्राफिक्स भी आएंगे, डिजाइन के अंदर चीजें एम्बोस्ड भी होती हैं डिफरेंट तरीके से। आपकी एक पैकेजिंग जब आप बना लेते हो, मेडिसिन बनाने बनाने से पहले आप लोगों को ड्रैब से रजिस्टर करवानी पड़ती है। एक तो उसमें उसका फॉर्मूला फॉर्मुलेशन रजिस्टर करवाते हो, देन उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स भी रजिस्टर करवाते हो, फिर उसकी पैकेजिंग भी रजिस्टर करवाते हो। ठीक है। पैकेजिंग रजिस्टर करवाने का मतलब या मकसद ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई कलर, कोई चीज चीज पीछे इम्बोस्ड है, कोई मार्क लगा हुआ है, कोई स्टैंप लगी हुई है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो उसको जब तक वो मेडिसिन बनती रहेगी उसको ब्लैक कलर से ही लिखना है। इवन के स्टाइल ऑफ दैट प्रिंटिंग ये भी रजिस्टर होता है। उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, उसका कलर नहीं बदल सकते, उसका कार्ड की क्वालिटी नहीं बदल सकते, जो आप लोगों ने जो है सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए या डिब्बी वगैरह बनाने के लिए, आम अल्फाज में डिब्बी कहेंगे ना उसको, बनाने के लिए जो शो करवाए कि मैं ये वाले क्वालिटी का पेपर यूज करूंगा। पैकेजिंग हम लोग मतलब पैकेजिंग का मकसद, मेन मकसद क्या होता है कि सबसे पहले या तो फिर आप प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए फैक्ट्री से बनी, उसके बाद बाहर निकल के उसने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, रिटेलर्स के पास जाना है, फिर कंज्यूमर्स के पास उनके घर जाना है, तो कोई ना किसी किसी पैकेजिंग में होगी तो उन तक पहुंचेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जो एक बड़े से बल्क ऑर्डर या फिर वैसे ही शॉपरों में डाल के दे दें। ऐसा नहीं होगा, किसी ना किसी तरीके से पैकेजिंग फॉर्म में ही जो है आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। दूसरी स्टोरेज, स्टोर करने के लिए भी पैकेजिंग का होना जरूरत है। और मेन चीज ये होती है डिस्प्ले एंड यूज, डिस्प्ले करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि ये दवाई ले लो, किसी को देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए। सुटेबल पैकेजिंग जो होती है वो किसी मेडिसिन की प्योरिटी, उसकी पोटेंसी और स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी होती है। आपकी पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। आपके प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट के हार्श हैजर्ड से बचाती है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर जो मॉइस्चर है, कोई डस्ट है, सनलाइट है, उस सब से उसने बचाना है। आपकी फॉर्मुलेशन की, हर तरह की फॉर्मुलेशन की डिफरेंट पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग में ये यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो डायग्राम सी बनी हुई है, इसमें देखें यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े कार्टन्स भी दिखाए हुए हैं, और साथ इन्होंने ये रैपर्स वगैरह भी दिखाए हुए हैं। तो पैकेजिंग अगर मैं आप लोगों को डायग्राम से शो करूं, तो पैकेजिंग जो है तीन तरह की है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर वो पैकेजिंग आती है जो आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जैसे अगर यहाँ पे ट्यूब दिखाई जा रही है तो आप ट्यूब डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर आपकी कोई बॉटल है, बॉटल आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये प्राइमरी पैकेजिंग होगी। सेकेंडरी पैकेजिंग आती है जो आपके प्रोडक्ट फिर उसके बाद जिसमें डाली जाती है, कोई भी डिब्बी वगैरह या फिर कोई भी यूनिट कार्टन जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डाली जाएगी, दैट इज योर सेकेंडरी पैकेजिंग। और लास्ट में बल्क ऑर्डर्स वगैरह रखने के लिए या बल्क प्रोडक्ट रखने के लिए जो कार्टन यूज किए जाते हैं, इनको शिपर्स भी कहा जाता है, जो शिपर्स यूज किए जाते हैं वो टर्शरी पैकेजिंग होती है। ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जो है ये हम लोगों ने देख लिया है डायग्राम। अब पैकेजिंग के अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें, पैकेजिंग के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम एक सॉलिड की अगर हम बात करें, बॉटल की बात करें, ठीक है, सबसे पहले उसका नीचे कंटेनर है, उसके ऊपर उसका ढक्कन होगा जिसे क्लोजर कहते हैं। फिर वो बॉटल किसी ना किसी यूनिट कार्टन, एक डिब्बी के अंदर होगी जिसको कार्टन या उसका आउटर कहते हैं। और लास्ट में अगर उसको किसी ना किसी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किसी ना किसी चीज के अंदर स्टोर करना है तो वो शिपर आ जाएंगे, कोई बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। तो इसके ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट है, क्लोजर जो कि सील कर देगा प्रोडक्ट को, ताकि प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट के अंदर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, हीट, कोई भी चीज जो है वो अंदर एंटर ना हो सके, बैक्टीरिया। और प्रोडक्ट की जो चीजें हैं जो वोलेटाइल हैं, जो कि हवा में, जिनका जो है हवा के अंदर जो है एवेपोरेट हो सकती हैं, वो भी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ही रहें। फिर कार्टन्स और आउटर जो है ये आपके, अभी जो मैंने आपको सेकेंडरी पैकेजिंग दिखाई थी कि ये वो यूनिट कार्टन है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट डालोगे, और जो बॉक्स है दैट इज योर टर्शरी पैकेजिंग जिसके अंदर आपने उसको दूसरी मेडिसिन के साथ पैक करना है प्रोडक्ट को।
और ये भी जो है, जितनी भी तरह की पैकेजिंग मटेरियल हैं सारे आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल हैजर्ड्स, हैजर्ड हमने पढ़ा था क्या होता है, डेंजर को कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्क या डेंजर से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पैकेजिंग मटेरियल। अभी ऊपर जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं कि वो प्रोटेक्ट करे आपको इन्वायरमेंट से, वो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, वो नॉन टॉक्सिक हो, जहरीली ना हो, वो आपकी प्रोडक्ट को कोई कलर या टेस्ट ना दे, वो आपकी प्रोडक्ट को स्टेबल रखे, वो आपकी प्रोडक्ट को जो है किसी भी चीज से बचाए, कोई माइक्रोब ना अंदर एंटर हो सके। उसके अलावा उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग, इजीली लेबलिंग हो सके, ये ना हो कि उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग ही ना हो सके, वो बस एक कोई ना कोई बस पैकेजिंग ऐसे ही बनी हुई है। उसके अलावा जो है उसकी कॉस्ट भी रिजनेबल हो, इतनी महंगी ना हो कि जो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है उससे ज्यादा आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट हो। उसके अलावा क्या है, पैकिंग उससे इजी हो जाए, ये ना हो कि वो इतनी फ्रेजाइल हो कि उसको हैंडल करने में ज्यादा टाइम लग जाए और ओवरऑल आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट पड़ जाए। जो पैकेजिंग जो है 10 मिनट में हो सकती थी, इतनी फ्रेजाइल आपकी पैकेजिंग है कि वो 15 मिनट में हो रही है। तो ये तो आपकी आपको कॉस्ट पड़ेगी, कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ती है, ना बनाने वाले को, ना खरीदने वाले को, ना बेचने वाले को, आपको पड़ेगी, ना रिटेलर को, ना डिस्ट्रीब्यूटर को। कंज्यूमर को ये सारी कॉस्ट पड़ती है। इवन जो टैक्स होता है वो भी डायरेक्ट आपको ही पड़ रहा होता है। एफडीए अप्रूव्ड हो। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छी हो, ये ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन कर बना बना तो दी है इजीली, आप तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितना डैमेज होगा। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम चूज करते हैं कि हमने कौन सा जो है पैकेजिंग चूज करनी है, कौन सी पैकेजिंग हमने देखनी है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और भी चीज आती है पैकेजिंग के लिहाज से ना, कुछ चीजें जैसे आपके जो सॉलिड्स हैं, कैप्सूल्स हो जाएं या आप लोगों के ज्यादातर जो आप लोगों की टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो आप लोगों के ब्लिस्टर फॉर्म में आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसकी एग्जांपल दूं, पैरासीटामोल की अगर आप देखो, पैरासीटामोल का वो जो हम लोग मोस्टली ना वर्ड यूज करते हैं, पत्ता दे दो, जाके मेडिकल स्टोर्स पे यही वर्ड बोलते हैं। तो वो जो पैरासीटामोल का है ना, दैट इज ब्लिस्टर, दैट इज ब्लिस्टर। फिर आपने कभी डिस्प्रिन का देखा हो, डिस्प्रिन जो है वो भी हम लोग पत्ता ही बोलते हैं, लेकिन दैट इज आप लोगों को मैंने बताया था डिस्प्रिन की क्या होती है, स्ट्रिप। डिस्प्रिन की क्या होती है, स्ट्रिप। क्योंकि वो क्या है, वो एलो एलो है, वो फॉयल है, ठीक है। उसके बाद जो है बॉटल फॉर्म में हो सकता है आपकी पैकेजिंग, साशे फॉर्म में हो सकती है। और इसके अलावा जो आपका जो इंसर्ट होता है, आप लोग कभी मेडिसिन का बॉक्स खोलो, उसके अंदर से कागज भी निकलता है जिसके ऊपर मेडिसिन की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो इंसर्ट भी आपकी पैकेजिंग का हिस्सा है, वो भी जरूरी है, वो भी ड्रैप की रेगुलेशन है कि आपने उसको जरूर देना है। और प्राइमरी पैकेजिंग ज्यादातर वो कार्ड बेस्ड होती है, पेपर बेस्ड होती है। फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं पैकेजिंग मटेरियल को, कि हमने कौन सा पैकेजिंग मटेरियल कैसे चूज करना है। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट, अगर आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म आपको पता है कौन कौन सी चीजों के अंदर इजीली आप डिस्पेंस कर सकते हो, आप इजीली बना के दे सकते हो। आप अपनी सॉलिड डोजेज फॉर्म को सिरप की बोतल के अंदर तो नहीं ना दे सकोगे, क्लोज नेक बोतल के अंदर तो नहीं ना दे सकोगे, या वाइल के अंदर भी नहीं दोगे, या एम्प्यूल के अंदर भी नहीं दोगे। तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपके ड्रग की, कि सॉलिड्स जो हैं वो किस तरीके से डिस्पेंस होते हैं, लिक्विड किस तरीके से डिस्पेंस होते हैं, सेमी सॉलिड किस तरीके से डिस्पेंस होते हैं, पेरेंटल्स किस तरीके से डिस्पेंस होते हैं। फिर आ जाती है कि आप कौन से जो है टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो, कौन सी पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हो। जैसे अगर हम बूढ़ों को टारगेट कर रहे हैं तो उनकी उनको ना इजीली बॉटल्स वगैरह खोलने में उनके जॉइंट पेन्स वगैरह होती है, उनको मसला होता है, तो फिर हम लोग उस एज के पेशेंट्स के लिए, एल्डरली पेशेंट्स के लिए डिफरेंट तरह की पैकेजिंग मटेरियल जो है वो चूज करेंगे। बच्चों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर हम ज्यादातर जो एडल्ट वाले होते हैं जिनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है, उनके चाइल्ड रेजिस्टेंट, कभी आप लोगों ने देखे हो चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप्स होते हैं जिनको जितना मर्जी घुमाते रहो वो नहीं खुलते, उनको थोड़ा सा दबा के पहले प्रेस करो फिर उनको खोलो तो वो खुलते हैं, चाइल्ड रेजिस्टेंट जो होते हैं। उसके अलावा जो है, अब अगर बंदा जैसे बूढ़े वगैरह हैं वो नहीं खोल सकते हैं, दूसरी बोतल घुमाने वाली नहीं खोल सकते हैं, या फिर किसी और तरह की जिसमें दबा के जोर लगता है वो नहीं खोल सकते, तो उनकी टिक टैक टाइप की होती हैं, हल्के से उनकी उससे वो ओपन हो जाती है अप एंड डाउन मूवमेंट से। फिर मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये किस तरीके से डिपेंड जो है अफेक्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग चूज करने में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस लेवल पे है, उसकी उसकी स्टेबिलिटी, उसके फाइनेंसेस कैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकेगी तो वो अच्छी पैकेजिंग की तरफ जाएगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी तो नहीं जाएगी। उसके पास मशीनें कैसी हैं,
वो जो मशीनें हैं वो लो क्वालिटी को अगर मैनेज नहीं कर पाएंगी तो उसको तो कम से कम मीडियम क्वालिटी पे जाना ही पड़ेगा। तो फिर ये देखना है कि उसकी प्रैक्टिसेस कैसे हैं, वो जो है जीएमपी को फॉलो कर रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं कि फैक्ट्री अप टू डेटेड काम कर रही है कि नहीं, तो वो है हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा उसका न्यू प्रोडक्ट है, रिवाइज किया उसने प्रोडक्ट, या ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोडक्ट वो बना रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग आप कौन सी चूज करोगे। अब आपने ट्रांसपोर्ट करनी है ड्रग, आपकी ड्रग जो है ट्रांसपोर्ट करते वक्त आपने, अब शीशे की बोतल है उसके लिए डिफरेंट प्रिकॉशंस होंगी, और एक गत्ते की डिब्बी है उसके लिए एक डिफरेंट प्रिकॉशंस होंगी। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि आप वेरिएबिलिटी लेके आ सकते हो, हर किसी को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चूज करना है अपना पैकेजिंग मटेरियल। फिर मार्केट की तरफ जाएं तो सेल पे बात आ जाती है कि किस तरह से सेल जो है वो बेहतर होगी। अब ज्यादातर हम लोगों को टैबलेट्स या फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म उसी तरीके से मिलती है, लेकिन कुछ टैबलेट्स वगैरह जो हैं वो हमें शीशे की बोतल में ही मिल जाती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें शीशे की बोतल में मिलती हैं। ये मार्केट और सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चूज करते हैं। फिर ये कि एडमिनिस्ट्रेशन किसने करवानी है, एडमिनिस्ट्रेशन किसने करवानी है उस हिसाब से भी पैकेजिंग चूज की जाती है कि डायरेक्ट अगर सिर्फ डॉक्टर ने ही एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, या तो फिर जो है नर्स ने एडमिनिस्टर करना है, या पेशेंट ने अगर खुद एडमिनिस्टर करना है, उस हिसाब से आपकी पैकेजिंग मटेरियल वेरी हो सकता है, पैकेजिंग स्टाइल वेरी हो सकता है। कौन, ये क्वेश्चन आपका हो गया कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने कौन सा पैकेजिंग मटेरियल चूज करना है, ग्लास करना है, पेपर करना है, ट्यूब करनी है, मेटल करना है, कौन सा करना है, ये आगे हम मटेरियल अलग अलग भी करके पढ़ेंगे। अब हम लोग फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल देखें। फंक्शंस जो है इसका भी एक क्वेश्चन है कि पैकेजिंग हम करते क्यों हैं, काम क्या है पैकेजिंग का। सबसे पहला काम प्रोटेक्शन, आपकी प्रोडक्ट को जो है ना प्रोटेक्ट करे, आपकी प्रोडक्ट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करे, उसकी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखे। ये चीज आ गई, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट ना आए, ना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई इफेक्ट आए। अगर कोई हल्की फुल्की जो है उसके ऊपर मैकेनिकल जो है फोर्स लग गई है तो आपकी प्रोडक्ट इतनी नाजुक ना हो कि वो साथ ही खराब हो जाए, थोड़ा बहुत जो है वो इस तरीके से बर्दाश्त कर जाए हैजर्ड को। स्टोरेज जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आराम से स्टोर होके जो 2 साल का शेल्फ लाइफ है उसमें खराब नहीं होगी। अब खाली स्टोर जो है उसने फैक्ट्री में तो नहीं ना स्टोर होना, थोड़े वक्फे के लिए वो फैक्ट्री में रहती है, फिर थोड़े वक्फे के लिए वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, देन रिटेलर्स भी उसको स्टोर करके रखते हैं जब तक वो सेल नहीं होती, और सेल होने के बाद फिर वो घरों में भी स्टोर होती हैं जब तक वो एक्सपायर नहीं होती। तो ये जो पूरा टाइम है, इस टाइम के दौरान जो है उसकी सारी उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसकी प्योरिटी मेंटेन रहे, उसकी पोटेंसी मेंटेन रहे, तो स्टोरेज पर फंक्शन के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, ये बात ही आप लोगों को पहले भी बताई है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है आपकी प्रोडक्ट सेम रहे, आपकी प्रोडक्ट खराब ना हो, आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर कोई चेंजेस ना आए, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस ना आए। तो पैकेजिंग के अंदर जो है हम लोग, पैकेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक क्रूशियल फैक्टर है वैसे चूज करने के लिए कि पैकेजिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से उसको अफेक्ट कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको शीशे की बोतल की एग्जांपल दी थी कि अगर हम पैरासीटामोल की जो ब्लिस्टर्स हैं उनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, और हमने जो है एक पल्मोनॉल सिरप को ट्रांसपोर्ट करना है, दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, ये मार्केट के बड़े अच्छे ब्रांड्स जो हैं ये बना रहे हैं तो सबको पता होंगी। तो स्ट्रिप्स को जो है वो करने, ब्लिस्टर्स को करने के लिए, पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, और जो बॉटल्स हैं उनका आप डिफरेंट तरीके से करोगे, उसमें ज्यादा एहतियात बरतोगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना पैकेजिंग मटेरियल बड़ा एक रोल प्ले करता है। ज्यादातर लोगों को ना नाम नहीं याद होता है, आपके जो कंज्यूमर्स हैं ना वो 50% जो हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं भी नहीं, नॉर्मल से लोग हैं। वो दवाइयों के ना, डॉक्टर ने दवाई दी वो लिख ली जो है जाके ले ली, उनको मोस्टली नाम नहीं याद होते दवाइयों के। अक्सर को याद हो भी जाते हैं, अक्सर को, मोस्टली लोगों को नहीं याद होते, उनको कलर और अगर उसके ऊपर कोई शेप बनी हुई या कोई ग्राफिक्स वगैरह याद रह जाते हैं। जैसे तलवार वाली गोली दे दें, ठीक है, अब हमें पता है किस किस मेडिसिन के ऊपर तलवार बनी हुई है, अच्छा उसके ऊपर जो है उस मेडिसिन के ऊपर फेफड़े बने हुए थे, वो वाली जो है दवाई दे दें।
तो आपकी जो है मेडिसिन की पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, ये हो गए आपके 4 पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। देन आपका जो है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है पैकेजिंग मटेरियल्स। इसमें इन्होंने जो है क्या क्या आपके पैकेजिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो कोई भी प्रेशर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैंडल कर सके। ये ना हो कि आपकी बॉटल जो है वो फिलिंग के टाइम पे टूट जाए। ठीक है, मशीन ने उसको प्रोसेस करना, मशीन ने उसको अपने पास रखा हुआ है, अपने किसी ग्रिप में रखा हुआ है, उस ग्रिप में ही टूट जाए। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें इतनी हो, वो इतनी ब्रिटल ना हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो कि वो बर्दाश्त कर ले क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन भी, आगे स्टोरेज भी, और फिर आगे कंज्यूमर तक भी पहुंचे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी होनी चाहिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो फिजिकली भी स्टेबल हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है कि वो इम्पर्वियस हो। इम्पर्वियस होता है कोई चीज उसके अंदर, बंद बोतल के अंदर से कोई चीज एंटर ना हो जाए। ठीक है, बंद बोतल के अंदर से कोई चीज एंटर ना हो, मतलब ना अंदर एंटर हो ना बाहर प्रोडक्ट निकले। उसके अलावा जो है और क्या चीजें आ सकती हैं कि वो सारी के सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको विथस्टैंड करे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ना बदलें, उसके ऊपर इजीली लेबलिंग हो सके, लेबलिंग करना मुश्किल ना हो। उसके अलावा जो है उसका साइज सूटेबल हो। उसके अलावा उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि आपकी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नली लाइट से। उसके अलावा कोई भी मॉइस्चर है, लाइट होगी, तमाम जो बाहर के मटेरियल है उनसे उसने प्रोटेक्शन देनी है। और लास्ट में आपके कंटेनर के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है, आपका कंटेनर उस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, आपका जो कंटेनर है वो उस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ना करें। सॉलिड डोजेज फॉर्म के केस के अंदर तो नहीं, लेकिन बाकी सारी डोजेज फॉर्म्स के केस के अंदर ये फिर भी जो है एक पॉइंट है कि इसको कंसीडर करना होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म को किस तरीके से वो कर लेगा एब्जॉर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्रीम्स वगैरह जो हैं वो आपके, आप ऐसे पैकेजिंग मटेरियल ना चूज करो, मतलब आप कोई गत्ते की डिब्बी में उसको ना दो कि आपका जो गत्ता है वो क्रीम आपकी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले उसके अंदर के बॉयल और एक्वस और ऑयली प्रिपरेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लें उसके कंटेंट को। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज केमिकल का जब नाम आता है तो हमें पता है क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्ट ना करे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपके साथ, आपकी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे। ना प्रोडक्ट कंटेनर के साथ रिएक्ट करे, ना कंटेनर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे। ना प्रोडक्ट कंटेनर के साथ रिएक्ट करके कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने बदल ले, ना कंटेनर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदले। कलर ना चेंज कर सके उसकी जो है। उसके अलावा जो है क्या चीज आएगी, पहले यही है कि एक दूसरे के साथ कंटेनर और क्लोजर आपस में ना रिएक्ट करें, फिर कंटेनर और प्रोडक्ट आपस में ना रिएक्ट करें, और कंटेनर के अंदर से कोई भी चीज ऐसी ना निकले जो कि प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सके, और या फिर प्रोडक्ट के अंदर से कोई चीज जो है वो कंटेनर के साथ रिएक्ट हो के प्रोडक्ट के अंदर से खत्म ना हो जाए। उसके अलावा जो है द कंटेनर क्लोजर मस्ट नॉट यील्ड सब्सटेंसेस टू अ प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज जो है ना बना दें प्रोडक्ट के अंदर, जैसे अगर आपने गलत टाइप का प्लास्टिक यूज किया है तो वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर से जो है ना ऐड हो जाए। ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स ना ऐड हो जाए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होना होता है कि इसके अंदर इसकी इतनी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई भी हैजर्ड, कोई इंसेक्ट वगैरह के अटैक से बच जाए। आपकी जो कंटेनर है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। द पैकेजिंग शुड नॉट सपोर्ट मोल्ड ग्रोथ, कोई मोल्ड उसके ऊपर ग्रो ना कर पाए। ठीक है, फंगस कोई उसके ऊपर ग्रो ना कर पाए। ज्यादातर जो हमारे पेपर होता है ना, पेपर के ऊपर रिस्क होता है कि पेपर के ऊपर ग्रो वगैरह कर सकती है, तो हम लोगों की बहुत कम जो है ना ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेपर के अंदर हम लोग करते हैं। अगर कुछ साशे भी अगर हम पेपर के अंदर करते हैं ना, तो अंदर से कभी नोट करो अंदर से प्लास्टिक लाइनिंग होती है उनके अंदर, ताकि उसको एटलीस्ट क्रॉस ना करें। कुछ साशे ही रह गए हैं, बाकी ज्यादातर पेपर को ना हम लोगों ने सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर ही और थर्ड टर्शरी पैकेजिंग के अंदर डाल दिया। प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर आपका पेपर बहुत कम है, बहुत माइन्यूट वैल्यू के ऊपर है। ये एक आप लोगों का प्रॉपर्टीज का हो गया क्वेश्चन। इसके अंदर आप चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हो।
क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी डिफरेंट लाइंस फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग किताब पे ही फोकस रखो और इसी को ही देखो। चीजें, हाँ, इंसान जब याद करता है, याद बहुत ज्यादा करता है, लाइंस बहुत ज्यादा आप लोग डिफरेंट तरीके से करोगे, लिखोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख लोगे, चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन है मटेरियल यूज इन पैकेजिंग। कौन कौन से मटेरियल जो है उनसे हम लोग पैकेजिंग या प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग बना सकते हैं? पेपर, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल। ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। सबसे पहले पेपर। पेपर का ये कह रहे हैं कि पेपर जो है वो सेलुलोज फाइबर का बना होता है। हार्डली कोई ऐसा मटेरियल है जिसके, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर हम लोगों ने पेपर यूज किया। ज्यादातर हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग की तरफ ले जाते हैं पेपर को। पेपर जो है वो इंसर्ट्स में भी यूज हो रहा है, यूनिट कार्टन्स में भी यूज हो रहा है, बॉक्सेस में भी यूज हो रहा है, वो सेलुलोज ही है ना, चाहे लीफलेट्स वगैरह बनाना। उसके अलावा अगर कोई साशे वगैरह में अगर पेपर यूज हो रहा है तो वो साशे वगैरह के अंदर मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है, लाइनिंग्स होती हैं, लेमिनेशन होती है अंदर प्लास्टिक की एक। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि कार्टन की फॉर्म हो रहा है तो कार्टन्स जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए। अगर यूनिट कार्टन की सूरत में हो रहा है तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प करेंगे, फिजिकल प्रोटेक्शन भी देंगे, उसको डिस्प्ले करने में भी हेल्प करेंगे। इस तरह की ये चीजें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। रबर। रबर जो है ना वो आपकी मोस्टली जो आपको कंज्यूमर लेवल पे प्रोडक्ट मिलती है उसमें आपको रबर एज सच नजर नहीं आती। ठीक है। आपके जितने भी जैसे आप लोगों की टैबलेट्स हो गई, आप लोगों के कैप्सूल्स हैं, सॉलिड लिक्विड, ये जितने भी डोजेज फॉर्म्स वगैरह है उसके अंदर आपको रबर एज सच नजर नहीं आती। हाँ, अगर आप लोगों को वायल्स मिले। आपकी जो पेरेंट्रल्स है ना वो दो तरीके से होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक होता है एम्प्यूल और एक होता है वायल। एम्प्यूल में सिंगल डोज होता है, एम्प्यूल की नेक से उसे तोड़ते हैं, सारा का सारा डोज लेकर पेशेंट को दे देते हैं। एक होता है वायल। वायल जो होती है वो ग्लास बॉटल होती है और उसके ऊपर रबड़ लगी होती है। ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल डोज होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल डोज होते हैं। इंजेक्शन के थ्रू जो है, इंजेक्शन अंदर जाता है उस रबड़ के थ्रू, जितना डोज चाहिए वो निकाल लेते हैं और वो इंजेक्शन बाहर निकल आता है। ठीक है। तो रबड़ जो है वो इस तरीके से बहुत कम हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं, इंजेक्टेबल्स में ले गए, इंट्रावेनस प्रोडक्ट्स वगैरह में। उसके अलावा जो है ना कुछ इनहेलर्स और एरोसोल्स वगैरह के कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर रबड़ यूज हो जाए तो हो जाए। जो एरोसोल की जो पूरी हमने असेंबली नहीं पढ़ी थी उसके अंदर कहीं पे रबड़ यूज हो जाए उसकी सीलिंग वगैरह करने में, उसके अलावा नहीं। तो रबड़ जो है इन्होंने यहाँ पे बताया कि नेचुरल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है। नेचुरल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सिंथेटिक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ज्यादातर ये जो वायल्स वगैरह हैं, उसमें हम लोग नेचुरल अगर यूज करें तो नेचुरल जो है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि एक तो उसकी स्ट्रेंथ भी है, दूसरा जो है ना उसके अंदर कोरिंग और फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। कोरिंग एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है? अब आपकी जो है वायल बंद है, अंदर इंजेक्शन गया, जब नीडल अंदर जाएगी तो ऐसा ना हो कि जो नीडल जिस जगह से गई है वो जगह से आगे रबड़ के फ्रेगमेंट्स बने और आपकी प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगमेंट्स चले जाएं। तो उसके अंदर ये नहीं होता। सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक हम लोग बनाते ही क्यों हैं, ताकि हम नेचुरल की कुछ चीजों को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है। तो सिंथेटिक भी यूज होती है, और लेकिन द मेन टाइप ऑफ रबर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नेचुरल। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लें कि सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये लिखी हुई है कि ज्यादातर हम लोग नेचुरल ही यूज कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ना उसकी जो ढक्कन नहीं होता जैसे वायल का कैप, उसका भी दिखाया हुआ है। रिसर्च वगैरह में, लैब्स वगैरह में इस तरह के रबर के कॉर्क्स होते हैं चीजों को बंद करने के लिए। वैसे एज सच नहीं रबर मोस्टली यूज होती। ग्लास। ग्लास बहुत यूज होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। आप लोगों का यहाँ पे साथ देखें डायग्राम बनी हुई है। नीड कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, कुछ जो एम्प्यूल बना हुआ है ये ग्लास का है, ये बॉटल्स बनी हुई हैं ग्लास बॉटल्स। ठीक है। नजर आ रही है आप लोगों को डायग्राम? अब ग्लास की बहुत सी क्वालिटीज थी, बहुत ग्रेड का ग्लास था। हम लोगों ने ग्लास के ग्रेडिंग भी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, 1 2 3 4, बोरोसिलिकेटेड, कुछ डिफरेंट तरह के थे, कुछ डिफरेंट तरह के। आपकी इधर एंटर नहीं है, अगर आप उनकी टाइप्स को इधर एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, सस्ता मिल जाता है। उसके अलावा जो है इजीली इसके ऊपर लेबल हो जाएगा, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, इम्परमेएबल है, चीजें अंदर एंटर या बाहर नहीं निकल सकती, प्रोडक्ट अंदर एंटर या बाहर नहीं निकल सकता। कोई जो है माइक्रोब वगैरह जो है बाहर से अंदर नहीं आ सकते थ्रू दैट ग्लास।
स्ट्रेंथ है इसकी, एफडीए अप्रूव्ड है, डिटीरियोरेट नहीं करता, पड़ा पड़ा खुद ही खराब नहीं हो जाएगा, मोल्ड ग्रोथ नहीं होती इसके ऊपर, क्लीनली इजीली हो जाएगा। उसके अलावा क्लोजर इसका, कंटेनर क्लोजर कंप्लीटली सील्ड है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक दफा इसको बंद कर देंगे तो ना अंदर एयर आ सकती है ना अंदर लाइट आ सकी। अच्छा, लाइट की प्रोटेक्शन के लिए ना ग्लास के अंदर कलर्ड एक है हमारे पास ऑप्शन, कि हम एम्बर कलर का बना लेते हैं। ज्यादातर आपकी जो ब्राउन बॉटल्स होती हैं एम्बर कलर, वो क्यों होती हैं? प्रोटेक्शन के लिए, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर भी ये एम्बर कलर की बनी हुई है, ये जो छोटी बॉटल्स हैं। एक उसका नुकसान है कि वो फ्रेजाइल है, वो जल्दी टूट सकता है, वो इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को नहीं जो है वो उसकी होगी नहीं, टूट जाएगा जल्दी। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिटीज आ जाती हैं कि कौन से लेवल का, कौन से ग्रेड का हमने प्लास्टिक यूज करना है। ज्यादातर हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, रेजिस्टेंट होता है, टूटता जल्दी नहीं है। उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल वगैरह के लिए शो करने में ज्यादा अच्छा दिखता है, अच्छी लेबलिंग हो जाती है, खूबसूरती ज्यादा है उसकी। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो कॉस्ट कम है इसकी, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ये ड्यूरेबिलिटी, इसको जितना मर्जी फेंकते रहो टूटेगा नहीं। प्लेजेंट टू टच, सेल्स भी इस वजह से इसकी ज्यादा होती हैं। फ्लेक्सिबल, ऑर्डरलेस, फ्लेक्सिबल, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट तरह की शेप में प्लास्टिक की शेप बदल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक जो है आपकी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड क्रीम्स वगैरह के लिए भी हम लोग प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो शेप और एक प्लास्टिक की शेप। अब प्लास्टिक जो है आप वो सिरप वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो कि नहीं, सिरप वगैरह के लिए, सस्पेंशन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लास्टिक के ये जो है ड्रॉपर वगैरह भी आप लोग बना सकते हो। ऑर्डरलेस है। अब इसकी ना, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग के लिहाज से होता है कि कुछ जो है वो हाई ग्रेडेड होते हैं, कुछ लो ग्रेडेड होते हैं, तो आप लोगों ने ना कॉस्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा। हाई, अच्छे ग्रेड के लेने हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर जाएंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्टेबल हो। अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। लीक प्रूफ है। उसके बाद वही सील वाला, कि सील हो गया तो उसके अंदर से फिर चीजें अंदर बाहर एंटर नहीं हो रही। शेप जो भी दोगे वो बरकरार रखेगा। हाँ, एक इसके जो जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन, एड्सॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, पुअर लेबलिंग और स्ट्रेस क्रैकिंग, लाइटनेसनेस की वजह से पुअर फिजिकल एबिलिटी। अगर आप अच्छे ग्रेड का नहीं यूज करोगे ना तो चीजें उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो सकती हैं, मतलब उसके पास थ्रू हो सकती हैं, और एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब के अंदर ये दोनों टर्मिनोलॉजी। एड्सॉर्प्शन होती है सरफेस अटैचमेंट, एडसॉर्प्शन इज सरफेस अटैचमेंट, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाना, जज़ब हो जाना अंदर। दोनों चीजों के लिए पुअर लेबलिंग भी इतनी खास नहीं हो सकती। आगे आता है हमारे पास मेटल। मेटल जो है, कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेटल्स के हम लोग जो हैं, जैसे ये यहाँ पे CSE 1000 की बनी हुई है नोवाटस की, देखें डायग्राम सी, इसके अंदर इन्होंने जो है दिखाया हुआ है कि ये हम लोग एफरफिसेंट टैबलेट्स के लिए जो है ये भी हम मेटल की कंटेनर यूज कर सकते हैं। अट्रैक्टिव होगा, अच्छा क्लोजर है, इजीली डिस्पेंस हो जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी देता है आपको, कंटेमिनेशन का रिस्क भी नहीं है। उसके अलावा जो है ना ये चीज है कि इन केस ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब्स, कभी आप लोगों ने विंटोजिनो की ट्यूब देखी हो, वो कोलैप्सिबल ट्यूब होती है। विंटोजिनो की ट्यूब क्या होती है? कोलैप्सिबल ट्यूब होती है, मतलब अब वो उसको कोलैप्स कर देते वो दबी रह जाती है। ठीक है, फिर आगे आप उसको, वो मेटल ट्यूब है। कुछ जो है इसमें, और फिलिंग भी इजी हो जाती है, इसमें फिलिंग भी इजी होती है। टिन, एल्यूमिनियम, लेड मोस्टली यूज हम लोग करते हैं एज अ मेटल में। तो टिन की पैकिंग को हम लोग फूड, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है कंपैटिबिलिटी, बहुत से प्रोडक्ट के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है। ज्यादातर प्रोडक्ट कुछ के ना साथ नहीं होगी तो उसके लिए हम डिफरेंट मेटल यूज कर लेंगे। एल्यूमिनियम जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। Aluminium tubes offer significant savings in product shipping cost because of their light weight। मतलब आपकी जो शिपिंग के लिए आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी थी वो इसमें नहीं लेनी पड़ेंगी। दे प्रोवाइड गुड अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस भी अच्छी है, ज्यादातर ना एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं इनकी। लेड,
हम लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में एक ऐसा मेटल पढ़ा था जिसके ऊपर हम लोगों को ना लेमिनेशन जरूर करनी पड़ती थी, वरना प्रोडक्ट जो है वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता था। वो कौन सा मेटल था? सबसे सस्ता लेड है। लेड जो है सबसे ज्यादा नॉन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, सच एज एडहेसिव, इंक, पेंट, लुब्रिकेंट्स वगैरह के अंदर लेड यूज होता है। लेड जो है इसको अकेला कभी भी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि लेड पॉइजनिंग हो सकती है। इसका या तो एलॉय बनाते हैं या तो फिर इंटरनली तौर पर कोई जो भी ट्यूब वगैरह बन रही है उसको इंटरनली तौर पर क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं किसी और चीज से, लेमिनेशन कर देते हैं, ताकि लेड डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के साथ क्या ना करे, रिएक्ट ना करे, वरना लेड पॉइजनिंग हो सकती है। आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। अब इसके हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, अलग अलग से भी आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं। कंपोनेंट्स, शुरू में डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स हैं, देन रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का क्वेश्चन हो सकता है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग का क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है, और फिर मटेरियल यूज इन पैकेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ये काफी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देखना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन लिखना है। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी बन रहा है तो फिर आप लोगों को हेडिंग पूरी दो, मटेरियल अंदर थोड़ा शॉर्ट कर दो।